तो चलिए, हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको पता होगा कुछ चीज़ों के बारे में। जब हम खाने को अंदर लेते हैं यानी स्वलो करते हैं, मतलब खाने को माउथ में लेना, उसे क्या कहते हैं? इंजेशन। इसके बाद वो खाना हमारे माउथ में आता है, जहाँ से हम उसको चबाना शुरू करते हैं और उसके बाद उसे निगलते हैं। तो निगलने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है डिग्लूटिशन। इसके बाद ये खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। हालांकि थोड़ा सा डाइजेशन माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है, पर मेनली जो डाइजेशन है वो स्टमक और उसके बाद इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड में से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करने वाला है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो फिर स्टोर हो जाता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। लेकिन जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, उसको फिर हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये कहलाता है इजेशन। ठीक है, तो ये तो छोटी क्लास में वही जो 10th में आपने पढ़ा है वही बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, जो हमारा फूड होता है जिसका कि हम लोग डाइजेशन करते हैं, उस फूड में भी दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है ये दो पार्ट्स जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं? फूड दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फूड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है, लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, और एक होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। दोनों में क्या फर्क है? जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होता है ये टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा प्रोवाइड्स एनर्जी। तीसरा इट इज डाइजेस्टेड बिफोर एब्जॉर्प्शन। जबकि प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, डोंट प्रोवाइड एनर्जी बट रेगुलेट, ये रेगुलेशन में काम आते हैं, किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, और एब्जॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन। जो हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और शुगर ले रहे हैं, प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये तो इसमें आते हैं। और विटामिन, हार्मोन, सॉरी विटामिन, मिनरल्स, ये सब इसमें आते हैं। यहाँ तक कि वाटर भी, हालांकि हम काफ़ी क्वांटिटी में लेते हैं, पर वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, तो इसी में आता है। तो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स का फर्क है। ये बात समझ में आई आपको? तो ये मैं भी अंडरलाइन करा देता हूँ। मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें मैंने फूड के दोनों कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, एक है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल और दूसरा है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। फूड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो जो फूड जो है विच इज नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। और फूड विच इज नीडेड इन लेस या माइन्यूट क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, है ना। ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, दीज डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, बट दीज आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स नीडेड बाय द बॉडी, है ना। रेगुलेशन, और दीज आर मेनली इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मैंने पढ़ाया वो एज इट इज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जबकि यहाँ पे विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये पढ़ा हमने। तो आपको फूड के दोनों कंपोनेंट्स में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस की बात करते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे ड्रॉपर हैं, कितने बच्चे 12th के हैं, और क्या कोई बच्चा 11th का भी है? पोल में बताना, ए, बी या सी। तो मेजोरिटी एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे 71% ड्रॉपर्स ही हैं, क्योंकि 11th के ज़्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा, 12th के ज़्यादातर बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, और 11th के तो सभी को मैंने अभी ही पढ़ाया है, तो इसलिए इसमें वो बैकलॉग के बच्चे भी आएंगे जिनका छूटा हुआ है। 71.5%, 25.2% और 11th वाले 3%। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फूड के दो कंपोनेंट्स की, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये समझ में आ गए? चलिए, अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फूड हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है,
मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं फूड के, मैंने आपको बताया ही सही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लेकिन विटामिन एंड मिनरल भी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, प्रोटीन वगैरह। इसके अलावा पानी भी चाहिए। पानी क्यों चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में जरूरत पड़ती है और डिहाइड्रेशन से रोकता है बॉडी को। लेकिन जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हम खाते हैं उन्हें हम एज इट इज़ नहीं एब्जॉर्व कर सकते हैं, तो उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ने को हम डाइजेशन कहते हैं, है ना। और ये दो तरीके का होता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। तो चलिए, ये तो हमारे टॉपिक के बारे में बात हुई। तो डाइजेशन पे भी हम बात करेंगे, पहले एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर हम डाइजेशन, उसके टाइप्स और किस किस तरह से होता है उसके बाद में बात करेंगे। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होकर एनस तक चलती है। ठीक है, तो ओरल कैविटी या माउथ, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है और एनस पे आके खत्म होती है। बीच में अलग अलग हिस्से आते हैं, जैसे नंबर 1 माउथ है, माउथ के बाद जो लिप्स है, माउथ के बाद प्रॉपर ओरल कैविटी आती है, ये नंबर 2 है अंदर, जिसमें हम चबा रहे हैं और सलाइवा मिक्स हो रहा है। इसके बाद आता है फेरिंग्स, जहाँ से हम निगल रहे हैं चीज़ों को, ये नंबर 3 है। नंबर 4 पे आता है ईसोफेगस, जहाँ से फिर ये फूड नीचे कंडक्ट हो रहा है, कहाँ, स्टमक में। तो नंबर 5 पे आता है स्टमक। अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में पहुंचता है, डुडेनम में, ये है नंबर 6। ठीक है, डुडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा हिस्सा आता है जेजुनम, ये है नंबर 7। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए आप, यहाँ से देख रहे हैं हम, ये डुडेनम, ये जेजुनम है, और इसके बाद आती है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा इलियम कहलाता है। इलियम के बाद जो फूड है वो यहाँ पे देखिए आप, एक इलियोसिकल जंक्शन है यहाँ से एक बार वो सीकम में पहुंच जाता है, तो इसको हम फीसिस कहने लगते हैं। इससे पहले सेमी डाइजेस्टेड फूड था। तो इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, देखिए ये सीकम छोटी सी, फिर ये कोलॉन है और ये रेक्टम। तो 9 नंबर पे आएगी सीकम, 10वें नंबर पे आएगी कोलॉन। कोलॉन के अलग अलग हिस्से हैं, ये ऊपर जा रही है कोलॉन, ये ट्रांसफर जा रही है, नीचे जा रही है, और ये लास्ट हिस्सा इसे सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं। तो कोलॉन के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात करें तो सबसे पहले असेंडिंग कोलॉन यानी 10A, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन यानी 10B, फिर डिसेंडिंग कोलॉन यानी कि 10C, और उसके बाद यहाँ लिखी हुई नहीं है सिग्मोइड कोलॉन विच इज 10D, और उसके बाद लास्ट में, कोलॉन के बाद लास्ट में क्या आएगी, रेक्टम, जो है 11। तो कोलॉन के 4 हिस्से इन्होंने दिखाए हैं और लास्ट में आएगी रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर जो अपर्चर जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है वो है एनस, ये नंबर 12 हो गया। तो आई होप आप सबको ये सीक्वेंस याद है, सबको याद है ना, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलॉन, रेक्टम और एनस। चलिए, हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में बाहर से भी कुछ ग्लैंड्स आके खुल रहे हैं, एक लिवर, एक गॉल ब्लैडर और एक पेनक्रियाज, ये 3 ग्लैंड्स जो हैं, और एक और भी है, सबसे पहले वही है एक्चुअली, ऊपर से चलेंगे तो सेलिवरी ग्लैंड्स। ये देखिए 3 तरह के सेलिवरी ग्लैंड हैं, 1A, 1B और 1C, ये कहलाते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। नंबर 2 पे है लिवर, नंबर 3 पे गॉल ब्लैडर और नंबर 4 पे है पेनक्रियाज। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के बाहर हैं, और ये भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल, मतलब ऐसे सिक्रीट करते हैं एंजाइम वगैरह जो डाइजेशन में हेल्प करें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमने यहाँ देखा। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और बाहर पाए जाने वाले ग्लैंड्स। ये दिखा देता हूँ, क्यों बनवा रहे हो आप, बनाओ। हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है उसके बाहर पाए जाने वाले ग्लैंड्स। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है देखिए। एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आएगी और लार्ज इंटेस्टाइन ये बाद में आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स डुडेनम, जेजुनम और इलियम, अभी बताया मैंने। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलॉन और रेक्टम। लिख लो आपको अगर लिखने हैं तो। इधर जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये 4 हैं। सबसे पहले तो सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा लिवर, तीसरा गॉल ब्लैडर और चौथा पेनक्रियास।
यही सब पढ़ने वाले हैं, ये याद है ना आपको इतना? चलिए तो पढ़ना इसको, तो स्ट्रक्चर पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बकल कैविटी। ये ग्लैंड्स बाद में पढ़ेंगे, पहले बकल कैविटी के बारे में, यानी कि ओरल कैविटी। एक बात और बता दूं, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, उसके अंदर माउथ और एनस ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं, मतलब एंट्री और एग्जिट, और बाकी बीच की सारी एलिमेंट्री कैनाल जो इन बिटवीन वाली जो पूरी एलिमेंट्री इन बिटवीन माउथ एंड एनस, entire elementary canal is led by endoderm. एंडोडर्म से लाइन होती है, बस माउथ और एनस एक्टोडर्मल होते हैं, बाकी पूरी जो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होती है, ठीक है। बिटवीन माउथ एंड एनस द एंटायर रिमेनिंग एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय एंडोडर्म। नाउ आपको पता है हमारे अंदर एक ट्यूब प्लान होता है एलिमेंट्री कैनाल में। ये ट्यूब मैं समझा देता हूँ। दो सेपरेट ओपनिंग है, हालांकि ये पढ़ते हैं हम वहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी में। लैग हो रहा है, कहाँ से लैग हो सकता है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है भाई, हमारी तरफ से तो कोई लैग नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई लैग नहीं है, आपको पता नहीं क्यों लैग लग रहा है। चलो एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, अगर ऐसा है तो एक बार। चलो अभी तो लैग नहीं हो रहा ना। तो देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी पूरी जो बॉडी वॉल है वो एक ट्यूब की तरह है, एक आउटर ट्यूब, और उसके अंदर दोस्तों एक इनर ट्यूब भी होती है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये दो ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, धीरे धीरे पिकअप करेंगे, अभी आराम से पढ़ा रहा हूँ, सुनते जाओ। तो होता क्या है, जो बाहर वाली हमारी बॉडी वॉल है ये आउटर ट्यूब है, एंड दिस इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ना, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, और अंदर वाली जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, ये एंडोडर्मल है, ठीक है। अब इनके बीच में इधर भी और इधर भी ये मीजोडर्म की लेयर है, इस तरफ भी और इस तरफ भी ये मीजोडर्म की लेयर है, ठीक है। पैराइटल पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं ना जिसको, तो ये मीजोडर्म है और ये भी मीजोडर्म है, और ये यहाँ पे जो एक्टोडर्म वाला लेयर है ये सीधा एंडोडर्म के कांटेक्ट में है, ऐसे। तो ये जो ओपनिंग है इस तरफ वाली और उस तरफ वाली, ये दोनों ही ओपनिंग्स एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ये यहाँ पे बॉडी कैविटी या सीलोम है, तो आप ये तो सीलोम हो गई है ना। अच्छा मसल लेयर यहाँ पे भी है, इसी मीजोडर्म के अंदर देयर इज अ मसल लेयर, ये मसल लेयर कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स, या बॉडी की वो मसल्स जो बॉडी वॉल बना रही हैं। तो ये तो वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है, जो हमारी बॉडी वॉल बनाती है ना। लेकिन एक और मसल लेयर है, वो यहाँ है, ये एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है ना हमारी, इसकी आउटर कवरिंग में है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, और इनका काम होता है पेरिस्टालसिस करना, विसरल मसल्स है ये।
तो इसमें पेरिस्टालसिस से जो अंदर वाली ट्यूब है, देखो अंदर वाली ट्यूब जो है ना वो बाहर वाली ट्यूब से पूरी तरह से फ्री है, बीच में कैविटी है सीलों में, ट्यूब में ट्यूब है तो अंदर वाली ट्यूब फ्रीली मूव कर सकती है बाहर वाली ट्यूब में, इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। बात समझ में आई? अगर ये बॉडी वॉल से जुड़ी हुई होती है अंदर वाली ट्यूब तो कैसे पेरिस्टालसिस होता, कैसे फूड एक तरफ से घुसता और दूसरी तरफ से निकलता। सपोज इधर ये माउथ है और उस तरफ एनस, तो अंदर की जो ट्यूब है वो फ्री होनी चाहिए ना, इसमें फ्रीली पेरिस्टालसिस हो सके, है ना। तो ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान है, ये आउटर ट्यूब है और इनर ट्यूब है और ये आउटर ट्यूब है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्यूब है विद इन अ ट्यूब यहाँ पर, तो ये इसलिए होता है ताकि अंदर की जो ट्यूब है वो फ्रीली पेरिस्टालसिस कर सके, फूड को आगे की तरफ धकेल सके, समझे। चलिए तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे दोस्तों ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी को देखिए आप, ये हमारी माउथ या बकोफेरेंजियल कैविटी है और इसमें मैकेनिकल और थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन दोनों चीज़ें होती हैं। किस तरह से होती है वो मैं अभी दिखाऊंगा। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे मॉड्यूल को अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि हम इसे लिख लिख के ही पढ़ेंगे। कुछ बातें इसमें एडिशनल हैं तो जो नीट में नहीं आएंगी वो मैं बता दूंगा आपको, पर एक बार बस समझाने के लिए जरूर मैं उन बातों को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम बकल कैविटी के बारे में बात करें तो बकल कैविटी के अंदर ऊपर नेजल चैम्बर है, नीचे ओरल चैम्बर है। मैं ये बना देता हूँ यहाँ डायग्राम। तो सपोज ये कोई आदमी है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ जो है ये नेजल चैम्बर है, ये नीचे ओरल चैम्बर है। नेजल चैम्बर को ओरल चैम्बर से जो पार्टीशन सेपरेट करता है इसे हम कहते हैं दोस्तों पैलेट। तो ये देखिए ऊपर ये नेजल चैम्बर और ये ओरल चैम्बर, ठीक है। तो नेजल चैम्बर को ओरल चैम्बर से जो सेपरेट कर रहा है ये पार्टीशन है पैलेट। पैलेट अपने आगे वाले हिस्से में हार्ड और बोनी होती है और इमूवेबल होती है, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट क्योंकि ये बोनी है और इमूवेबल है। लेकिन पैलेट अपने पीछे वाले हिस्से में, इस हिस्से में मूवेबल होती है, मस्कुलर होती है और उसका लास्ट हिस्सा जैसे नीचे लटका हुआ है ये, इसे हम यूवुला कहते हैं। तो दो नेजल चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ पे एक पार्टीशन है जो नोज के अंदर, ये जो नेजल चैम्बर का जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है इसको हम नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो इस हिस्से को हम इस हिस्से में जो पार्टीशन है यहाँ पे हाइडिन कार्टिलेज का होता है और यहाँ पे अंदर ये पार्टीशन बोनी होता है। तो इसके बाद जो ये नेजल चैम्बर है दो हो जाते हैं, एक लेफ्ट नेजल चैम्बर और एक उधर राइट नेजल चैम्बर। तो ये दो नेजल चैम्बर्स हैं लेफ्ट और राइट, दोनों मिलके एक कॉमन ओपनिंग फेरिंग्स में खुलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स से। इंटरनल लेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को हम कोएना कहते हैं। ये दो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, डायराइनस कंडीशन कहलाती है दो एक्सटर्नल लेयर्स के होना। और इंटरनल लेयर्स जो है इनको हम कोएना कहते हैं। तो इंटरनल लेयर्स जो है यहाँ पे ये नेजोफेरिंग्स में खुलते हैं आके। तो नेजल चैम्बर जो है वो नेजोफेरिंग्स में खुलता है आके, जबकि ओरल चैम्बर जो है वो ओरोफेरिंग्स में खुलता है। दोनों मिलके एक कॉमन कैविटी बना लेते हैं जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। यहाँ तक बात समझ में, तो ये कहलाता है फेरिंग्स। देखिए ऊपर नेजल चैम्बर नेजोफेरिंग्स है, नीचे ओरल चैम्बर ओरोफेरिंग्स मिलके एक कॉमन कैविटी बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे दो पाइप है, एक पाइप आगे रखा हुआ है, गर्दन में दो पाइप है इस तरह से, ठीक है। तो एक पाइप तो ये है जो आगे रखा हुआ है और एक पाइप यहाँ पीछे है। तो दो पाइप्स इस तरह से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आगे वाला पाइप है दोस्तों, इस पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया। और ये जो पीछे वाला पाइप है ये कहलाता है इसोफेगस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो पाइप हो गए, ट्रैकिया और इसोफेगस। आगे वाला जो पाइप होता है ट्रैकिया, इसके ऊपर की ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है ग्लॉटिस। और पीछे वाला जो पाइप है इसके ऊपर की जो ओपनिंग है ये कहलाती है गलेट, ठीक है। तो ये दो ओपनिंग है ग्लॉटिस और गलेट। अब आप देखिए ग्लॉटिस जो है गलेट थोड़ी ऊंची है और आगे वाला पाइप जो है ना ट्रैकिया, ये थोरैक्स में ही खत्म हो जाएगा दो ब्रोंकस में डिवाइड करके, जो किस में घुस जाएंगे लंग्स में। तो आगे वाला पाइप जा रहा है लंग्स में।
जबकि पीछे वाला पाइप जो है ज़्यादा लंबा है, ये डायफ्राम को पेनिट्रेट करके नीचे जाएगा और नीचे जाकर ये स्टमक में जाके खत्म होगा। ठीक है, तो ये पीछे वाला पाइप है, ये स्टमक में जाके खत्म होगा। तो यहाँ पे ये दो पाइप्स हैं, आगे वाला लंग्स में जा रहा है, पीछे वाला स्टमक में। ग्लॉटिस वाला जो आगे वाला पाइप है, इसके ऊपर एक इलास्टिन कार्टिलेज का फ्लैप है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। जैसे ट्रैक्टर की चिमनी के ऊपर ढक्कन होता है ना, ऐसे ऐसे होता रहता है, या जनरेटर के ऊपर होता है जो, वैसे है ये। तो एपिग्लॉटिस ना, अगर ऐसे ग्लॉटिस पे गिर जाए तो इससे ग्लॉटिस की ओपनिंग ना ऐसे बंद हो जाएगी, लेकिन एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर गिर ही नहीं सकता, वो अलग पड़ा रहता है ऐसे। और क्योंकि एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर नहीं गिर सकता, वो ऐसे अलग पड़ा रहता है, इसलिए ये आगे वाला जो एयर पैसेज है ये हमेशा खुला रहता है। तो आगे वाला जो एयर पैसेज है वो हमेशा खुला रहता है, और हवा चाहे हम नाक से लें चाहे हम मुंह से लें, वो हमेशा आगे वाले पाइप में ही जाती है। क्योंकि लंग्स ना एक्सपैंड हो रहे हैं, तो सक्शन प्रेशर इस आगे वाले पाइप में लग रहा है, स्टमक थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है, तो पीछे वाले पाइप में कोई प्रेशर नहीं है। तो हवा हमेशा आगे वाले पाइप में क्यों जाती है बता रहा हूँ, चाहे नाक से ले चाहे मुंह से ले, क्योंकि जो आगे वाला पाइप है उसके नीचे सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है। पर खाना या पानी पीछे वाले पाइप में ही क्यों जाता है जब हम खाते हैं या पीते हैं, ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डिग्लूटिशन या डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्सेस वो होती हैं जो पार्शियली वॉलंटरी होती हैं, पार्शियली इनवॉलंटरी। देखो ये जो ईसोफेगस है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ओरल कैविटी में जो मसल्स हैं ये सब मसल्स ना वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ईसोफेगस के ऊपर के 30% हिस्से में जो मसल्स हैं यहाँ वॉल में, ये भी वॉलंटरी हैं। पर इसके बाद का जो ईसोफेगस है ना, जो नीचे जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, वो उसकी मसल्स इनवॉलंटरी हैं। और उसके बाद फिर चाहे स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उन सब की वॉल्स में पाई जाने वाली मसल्स इनवॉलंटरी ही है। एनस में भी अंदर वाला जो स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है, बस लास्ट स्फिंक्टर है बाहर वाला वो वॉलंटरी है। तो वॉलंटरी मसल्स बस ईसोफेगस के अपर 1/3 पार्ट तक ही होती हैं। इसके बाद फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल इनवॉलंटरी है, बस एनल स्फिंक्टर जो लास्ट में आएगा वो वॉलंटरी है। तो ये मसल्स यहाँ वॉल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो डिग्लूटिशन एक ऐसा एक्ट है जो पार्शियली वॉलंटरी है और पार्शियली इनवॉलंटरी है, मतलब यहाँ तक तो ये वॉलंटरी रहता है यहाँ तक, इसके बाद नीचे एक ऐसा हो जाता है इनवॉलंटरी। तो हम देखते हैं खाना या पानी हमेशा पीछे वाले पाइप में ही क्यों जाता है। तो दोस्तों जब हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या उस वक्त हम सांस ले सकते हैं? कैन वी ईट, कैन वी ब्रीथ वाइल वी ईट? मैं ट्रू फॉल्स में पूछता हूँ, वी कैन ब्रीथ वाइल ईटिंग। आप मुझे बस इतना बता दो ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने सुना था कि मेरी क्लास में बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे ग्रह से एलियन भी आते हैं। मुझे नहीं पता था कि 43% एलियन है मेरी क्लास में। अरे भैया, हम खाना खाते वक्त सांस नहीं ले सकते क्या? आप लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती होगी फिर आप खाना खाते वक्त सांस नहीं ले सकते तो। मेरे को तो आधा घंटा लगता है, अगर खाना अच्छा हो तो मुझे तो खाना खाने में आधा आधा घंटा लग जाता है। आप लोग को तो बड़ी दिक्कत आती होगी खाना खाने में, खाना रखा जल्दी खा लो, हाँ सांस ले ली फिर जल्दी से, बड़ी दिक्कत आती होगी ना आप लोगों को, नहीं आती? आधा घंटा तक सांस नहीं लेते हो क्या? तो भाई वी कैन ब्रीथ वाइल वी ईट, सिर्फ निगलते वक्त या सॉलोइंग के समय हम सांस नहीं ले सकते। जब हम खाने को चबा रहे हैं तब तो हम सांस ले ही रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि जब हम खाने को यहाँ चबा रहे हैं तो सांस चल रही है इधर पीछे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। लेकिन जब हम खाने को चबाने के बाद निगलते हैं, ओरल चैम्बर से फूड ओरोफैरिंग्स में आता है, ओरोफैरिंग्स से फेरिंग्स में, है ना। तो जैसे ही फूड को हमें निगलना होता है ना, उस मोमेंट पे सांस रुकती है, इसी को हम डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो समझ लेते हैं कैसे होती है ये। देखो जब तक हम खाने को चबा रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चबाने के बाद जैसे ही हमने फूड को हमारी टंग ने पीछे फेरिंग्स में पुश किया, तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि फूड जो है ओरोफेरिंग्स में आ गया है, फेरिंग्स में। तो ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ब्रेन जो यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, जो ब्रेन है ना ऐसे रखा होता है ना ब्रेन, तो जो ब्रेन है ना वहाँ से एक रिफ्लेक्स आती है नीचे, इसे कहते हैं डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको हम डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आदेश नीचे आते हैं, सबसे पहले ये जो नेक मसल्स है ना इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, यहाँ पे कुछ मसल्स है नेक मसल्स। जब इन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये जो ट्रैकिया आपको दिख रही है ना, दिस ट्रैकिया विल बी पुल्ड अप, ये जो ट्रैकिया है ना ये ऊपर की तरफ पुल होगी। आपने देखा होगा यहाँ हल्का सा मूवमेंट होता है निकलते समय, है ना। तो ट्रैकिया है ना ये ऊपर की तरफ पुल होगी, तो ट्रैकिया यहाँ आ जाएगी दोस्तों,
ऊपर आ गई ट्रैकिया। मैंने आपसे कहा था ना एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस पे गिर नहीं सकता, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस से अलग पड़ा रहता है। एपिग्लॉटिस एक ही कंडीशन में ग्लॉटिस पे गिर सकता है, और वो तब है जब ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठे, नहीं तो नहीं गिर सकता। ठीक है, तो अब देखिए आप ट्रैकिया ऊपर उठ रही है हल्की सी, ट्रैकिया ऊपर उठती है तो ग्लॉटिस भी अपनी पोजीशन से ऊपर उठ रहा है। जब ग्लॉटिस अपनी पोजीशन से ऊपर उठ रहा है तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस पे गिरता है और ग्लॉटिस को बंद कर देता है। इस मोमेंट पे हम ब्रीथ नहीं कर सकते, क्योंकि अब एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया है। और ये एपिग्लॉटिस है ना, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है ये वाली, ये एक फिसलने की तरह काम करती है, एक स्लाइड की तरह कि ये बंद है, जिसके ऊपर से फूड या वाटर का बोलस फिसलता हुआ किसमें घुस जाता है, गलेट में। तो एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया ताकि फूड आगे ट्रैकिया में ना जाए, और एपिग्लॉटिस की ऊपर वाली सरफेस एक स्लाइड की तरह काम करती है, जिसके ऊपर से फूड या वाटर का बोलस जो है वो फिसलता हुआ गलेट के अंदर घुस जाता है। ठीक है, और एक बार ये फिसलता हुआ गलेट के अंदर घुस गया तो फिर प्रेशर हट गया ना एपिग्लॉटिस के ऊपर से, फूड फिसल गया आगे, तो अब ये नेक मसल्स जो है यहाँ ये रिलैक्स होती हैं, ट्रैकिया फिर नीचे गिरती है और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर से हट जाता है, और ब्रीदिंग जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये ब्रीदिंग चलती है। लेकिन फूड या वाटर का बोलस पीछे वाले में क्यों जाता है समझ में आया। अब एक बार फूड या वाटर का बोलस माउथ से गलेट के थ्रू होता हुआ इसोफेगस में आ गया, तो इसके बाद इट सिंक्स डाउन द इसोफेगस, ये इसोफेगस से नीचे सिंक होता है एंड रीचेज द स्टमक। अभी इसोफेगस से नीचे सिंक होता है और स्टमक तक पहुंचता है। दिस हैपेंस ड्यू टू ग्रेविटी या पेरिस्टालसिस या बोथ। आंसर है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इन द वॉल ऑफ इसोफेगस। क्यों? क्योंकि अगर आप उल्टा लटक के भी खाना खाएंगे या पानी पिएंगे शीर्षासन करते हुए भी, तो भी खाना या पानी उतनी ही देर में पेट में जाएगा। समझे बात को? या स्पेस में भी जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, वहां भी आप खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो उतनी ही देर में ये पेट में जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये पेरिस्टालसिस के ऐसे नीचे जाता है। फिर ये फूड नीचे जाता है, अभी तक डिग्लूटेशन खत्म नहीं हुआ है। जब इसोफेगस से फूड नीचे जाता है तो यहाँ देखिए जो इसोफेगस है ना, लास्ट में ये स्टमक में आके खुलता है ऐसे, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, इसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि स्टमक के कुछ पार्ट्स हैं। ये पार्ट कहलाता है फंडस, ये कहलाता है कार्डिया, ये कहलाता है बॉडी, और ये कहलाता है पाइलोरस। तो ये कार्डिया वाले पार्ट में खुल रहा है ना इसोफेगस, जैसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है। हाँ, तो ये यहाँ पे आके खुलता है इसमें कार्डियक वाले रीजन में। तो ये स्फिंक्टर ऐसे ढीला होता है, फूड यहाँ नीचे पहुंचता है और ये स्फिंक्टर वापस से बंद हो जाता है। अब पूरी हुई ये प्रोसेस। ये स्फिंक्टर बंद रहता है हमेशा, नहीं तो पता है क्यों? नहीं तो आदमी को उल्टा लटकाएंगे ना तो कहीं खाना या पानी बाहर ना निकल जाए वापस, इसलिए बंद रहता है। ठीक है, तो आपने देखा फेरिंग्स ही वो जगह है जहाँ एयर और फूड का पैसेज क्रॉस होता है, और ये कार्डियक स्फिंक्टर बंद रहता है हमेशा। ये बात समझ में आई? ऐसे खुलता नहीं है, ये कभी उल्टी आती है तो ही खुलता है। ये उल्टी में क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है, कार्डियक गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर खुलता है, स्टमक में जोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और फूड जो है वो ऊपर पुश हो जाता है। हमारे अंदर ना ये इसोफेगस के नीचे के सारे हिस्से की मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन जो रूमिनेंट जानवर होता है ना, गाय भैंस वगैरह, उनके अंदर ना ये सारी इसोफेजियल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जब जुगाली करते हैं, मतलब जब क्या होता है पशुपालक उनको खाना या चारा देता है ना, थोड़े से टाइम के लिए देता है, जल्दी जल्दी खा, तो जल्दी जल्दी ठूस लेते हैं, जितना ठूस सके। 11 2 मिनट का ब्रेक हुआ है, खाली जितना खाना खाना है ठूस लो ठूस लो, तो जल्दी सब अपने पेट में ठूस लेते हैं, जिसका दिन को वापस बंद कर देता है। फिर ये आराम से उस खाने को वापस पेट से ऊपर निकालते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस से, और मुंह में लेके चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा गाय वगैरह हमेशा ऐसे, व्हाट्सअप ड्यूड मेरे से देखने लगती है, तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि उस खाने को चबा रही, तो वो वापस उसको खाना जो है रिवर्स पेरिस्टालसिस से ऊपर ले लेती है। पर हमारे अंदर ये सुविधा नहीं है। तुम बैठे बैठे हॉर्न बजाते रहो, बस च्युइंगम चबाती रहेगी और देखती रहेगी, आप हटेगी नहीं रोड पे से। तो अब यहाँ पे कूल गाइज ना, तभी तो ये वर्ड आया कूल गाइज, है ना, लाइक वी डोंट केयर फॉर एनीथिंग। अगर हम सड़क पर बैठ जाएं, जहाँ हम बैठ जाते हैं, किसी सांड ने कहा था ऐसा, जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं या जहाँ हम बैठ जाते हैं, चौराहा वहीं पे बन जाता है। नहीं सुना आपने? तो बैठ जाती है, चौराहा बन जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, च्युइंगम चबाती रहती है। चलिए, तो ये तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया। अब स्टमक से कहीं फूड बाहर ना निकल जाए इसलिए एक स्फिंक्टर यहाँ भी होता है, ये भी बंद रहता है हमेशा। इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो ड्यूडेनम में खुलेगा। तो ये दो स्फिंक्टर हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल और एक पाइलोरिक।
तो भाई ये तो था। अच्छा, हार्ड पैलेट में ना, यहाँ देखो आप, बोनी पार्ट में से रुगई होते हैं ऐसे, ताकि खाने को चबा सके, पैलेटाइन रुगई कहा जाता है। सॉफ्ट पैलेट जो है ना, ये मस्कुलर होती है। तो वो होता ये है कि जब हम खाने को निगल रहे होते हैं, तो ये जो युगला वाला पार्ट होता है ना, लास्ट वाला पार्ट, ये जब फूड यहाँ से नीचे जा रहा होता है ना, यूँ, तो फूड कहीं ऐसे ना चला जाए, ऐसे जाए, इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये बंद है, पर ऐसे की जगह अगर ऐसे चला गया तो, इसलिए जब फूड यहाँ से नीचे जा रहा होता है, तो ये युगला ऊपर की तरफ बेंड होकर नेजोफेरिंक्स को बंद कर देती है ऐसे, ये ऊपर की तरफ बेंड होकर ऐसे नेजोफेरिंक्स को बंद कर देती है, ठीक है, ताकि फूड जो है वो ऐसे जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया डिग्लूटिशन के बारे में कि किस तरह से खाना पीछे वाले पाइप में जाता है कभी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एपिग्लॉटिस अगर ग्लॉटिस को ठीक से बंद नहीं करेगा, फूड या वाटर का पार्टिकल जो है वो आगे वाले पाइप में भी जा सकता है ना, तो फिर खांसी आएगी, क्योंकि इस एरिया में बहुत सेंसिटिविटी है। कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज गैसेस के अलावा अगर आती है तो ये एरिया इरिटेट होता है और कफ रिफ्लेक्स पैदा होती है। इसके बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे। चलिए, तो ओरल कैविटी की लाइनिंग की बात करें तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है। बकल वेस्टिब्यूल कौन सा स्पेस होता है, दांत और गाल के बीच का, जहाँ पे आप टॉफी दबा लेते हो ना, तो ऐसे हो जाता है, ये बकल वेस्टिब्यूल है। पैलेट के अलग अलग हिस्से भी देख लीजिए। तो ये सॉफ्ट पैलेट है, ये आखिरी हिस्सा युगला है। तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ बेंड होती है, युगला और सॉफ्ट पैलेट, और नेजोफेरिंक्स मतलब नेजल चैम्बर के इंटरनल लेयर्स को बंद करती है। चलिए, तो ये अपर लिप है और ये लोअर लिप है। यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, नेजोफेरिंक्स, ये सब मैंने पढ़ा दिया। एक और चीज़ होती है जो यहीं फेरिंग्स में आके खुलती है, जिसे हम स्टिकिंग ट्यूब कहते हैं। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, ईयर में भी देखेंगे हम। ये बैलेंसिंग के लिए होती है, ताकि मिडिल ईयर से फेरिंग्स के बीच प्रेशर बैलेंस हो सके। तभी तो यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ भी पहुँच जाता है। इसलिए हमेशा एक डिपार्टमेंट होता है ये, ईयर, नोज और थ्रोट, ईएनटी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सब एरिया के इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टिकिंग ट्यूब है जो मिडिल ईयर में जा रही है। इसका काम हम जब मिडिल ईयर समझेंगे तो बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और पैलेट के बारे में तो बात हो गई, अब हम टंग के बारे में बात करते हैं। टंग के बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। ऑर्गन ऑफ मास्टिकेशन है ये, चबाने के बाद इसमें सलाइवा वगैरह मिक्स करते हैं ना अपन फूड में, तो उसमें हेल्प करता है ये। चूइंग के साथ मास्टिकेशन मतलब चूइंग और साथ में मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, तो उसमें भी हेल्प कर रहा है ये। लेकिन इसके साथ साथ ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर। गस्टेटरी मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स, जिससे कि हम टेस्ट के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ये टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपिला। ये पेपिला के फॉर्म में होते हैं। पेपिला मतलब उभार। तो आपको यहाँ पे उभरी उभरी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये उभार जो होते हैं ना, इन्हें हम पेपिला कहते हैं। 4 तरह की होती हैं। ये जो पीछे दिख रही है आपको यहाँ पे, ये कहलाती हैं सर्कमवेलेट। ये जो यहाँ दिख रही है आपको इधर और इधर, ये कहलाती हैं फोलिएट। फिर ये जो अंदर आपको दिख रही है इस एरिया में, ये सब कहलाती हैं फिलीफॉर्म। और इधर वाली जो है ये सब कहलाती हैं फंजीफॉर्म। तो ये पेपिला अलग अलग तरह के जो है, पीछे इसमें यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू है, टॉन्सिल वगैरह, ये सब नहीं याद रखना आपको। तो पेपिला जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये देखो, बिटर टेस्ट के लिए ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल है, सोर के लिए ये वाला, सॉल्टी के लिए ये वाला, स्वीट के लिए ये आगे वाला। हमारे केस में ना कुछ एक फिलीफॉर्म पेपिला पे तो टेस्ट बर्ड्स ही नहीं होती। फंजी फॉर्म जो होती है ना, इन पे होती है टेस्ट बर्ड्स। और सर्कमवेलेंट जो होती हैं, ये थोड़ी सी होती है। तो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में नहीं है। है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है ना इतना सा, कि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पेपिला। ठीक है, तो ये पेपिला कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कई बार डेंटिशन पे, यानी टीथ पे। तो इसके बाद हम दांत के बारे में बात करेंगे। तो ओरल कैविटी में टीथ जो पाए जाते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। हमारी ओरल कैविटी में अलग अलग तरह के दांत पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ दांत तो ऐसे होते हैं जो कि 2 बार आते हैं। एक बार उखड़ जाते हैं, उसके बाद दोबारा भी आते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम ओरल कैविटी में देखें, तो ये देखिए, ये हमारी ओरल कैविटी है। इसमें 4 तरह के दांत होते हैं, सेम मतलब इसके 4 क्वाड्रेंट बना लिए अपन ने ऐसे। यहाँ देखो, ऐसे, ऐसे और ऐसे।
तो यहाँ पे ये जो 8 दांत है ना, यही पैटर्न चलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सेम ऐसे ही इस तरफ है, सेम ऐसे ही इधर है, और सेम ऐसे ही इधर है। तो ये जो पहले 2 दांत आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं इंसाइजर्स। ठीक है, ये कुतरने उतरने के काम आते हैं, काटने या कुतरने के। इसके बाद ये टीयरिंग के लिए, जो मांस काटने या टीयर करने के लिए होता है, ये कहलाता है कैनाइन। फिर इसके बाद ये एडल्ट बता रहा हूँ, बच्चों में ऐसे नहीं था। ये 2 जो दांत चबाने वाले हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर। उसके बाद ये 3 मोलर है, 1 2 और 3, ये 3 कहलाते हैं मोलर। तो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, इस तरह से दांत होते हैं। इस तरफ भी ऐसे ही है, ये देखिए ये दोनों इंसाइजर है, फिर ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर, ये भी प्रीमोलर, और ये मोलर 1 मोलर 2 और ये मोलर 3, ये 3 है मोलर। तो एडल्ट में इस तरह से होता है, ये इंसाइजर कुतरने काटने के लिए, कैनाइन जो है टीयर करने के लिए मांस को, और प्रीमोलर जो होते हैं मोलर चबाने के लिए। पर दोस्तों जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो मांस नहीं खाते, उनके अंदर तो कैनाइन की जरूरत ही नहीं है, तो उनके अंदर कैनाइन नहीं होते, और कैनाइन की जगह ना खाली जगह होती है सिर्फ। किसी का दांत टूट जाए तो खाली जगह बन जाती है ना, वैसे कैनाइन नहीं होने की वजह से जो खाली जगह होती है, इसे हम कहते हैं डायस्टेमा। तो हर्बीवोरस में ऐसे डायस्टेमा होता है, बस खाली जगह इधर भी और इधर भी। ये बात समझ में आई? तो हाथी के दांत होते हैं ना लंबे लंबे, आप सोचते हो किसका मॉडिफिकेशन है, वो कैनाइन का नहीं, वो इंसाइजर्स का ही मॉडिफिकेशन है। चलिए, तो इन दांतों को हम देख लेते हैं। पहले तो कुछ बातें जान लेते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। हमारे दांत जो है ना, वो 2 बार आते हैं। इनमें से बताऊंगा, एक मिल्क टीथ होते हैं और एक फिर है ना परमानेंट टीथ का सेट होता है। तो हमारे जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डाइफायोडोंट। बिकॉज इट दे अपीयर ट्वाइस। इसमें क्या होता है, जो डेंटल फार्मूला है हमारा, वो है 2 1 2 3, और अपॉन 2 1 2 3। आप कहेंगे कैसे आया? वैसे ही देखो, इंसीजर होता है एक, एक इंसीजर कितने होते हैं? 2, 2 इंसीजर है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, और फिर एक मोलर है। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 होता है। लेकिन इसमें से दोस्तों जो प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर, वो लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो दे अपीयर ट्वाइस। कौन कौन से? इंसाइजर्स, कैनाइन, और 1 एंड 2, फर्स्ट एंड 2 मोलर, ये ना लाइफ में 2 बार आते हैं, तो इसलिए इनको डाइफायोडोंट कहते हैं। तो कितने दांत हैं ये जो लाइफ में 2 बार आ रहे हैं? 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, और 2 मोलर। तो 2102 ये दोबारा आते हैं। ये एक चाइल्ड का डेंटल फार्मूला हो गया। इसके अंदर क्या एब्सेंट है? प्रीमोलर्स आर एब्सेंट एंड थर्ड मोलर इज एब्सेंट। तो एक चाइल्ड के अंदर देखा जाए ना तो 20 ही दांत होते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं जो 2 बार आते हैं। क्योंकि ये 2 बार आते हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट। लेकिन अगर हम देखें ओनली अपीयर वंस वाले कौन से हैं, ये एक ही बार आते हैं। तो ये है प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर, ये लाइफ में एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो प्रीमोलर जो है वो कितने हैं देखिए आप, ये हैं 2, और थर्ड मोलर 1। 2 इंटू 4 कितने हो गए? 8। 1 इंटू 4, क्योंकि चारों तरफ है ना ये 4, तो ओनली अपीयर वंस, ऐसे दांत होते हैं 12। ये आएंगे क्वेश्चंस। थर्ड मोलर को हम विजडम टूथ भी कहते हैं, क्योंकि वो आता है 22-23 साल की उम्र के बाद। तो अगर हम देखें एक चाइल्ड को, तो उसके अंदर 20 टीथ है ना। एडोलेसेंट को हम देखें, एडोलेसेंस में हम देखें तो उसमें जो प्री मोलर आ जाते हैं उसमें, लेकिन थर्ड मोलर फिर भी नहीं आया होता। तो चाइल्ड का फार्मूला तो लिख दिया 2102। एडल्ट में देखो ये दांत दोबारा आए, और लेकिन थर्ड मोलर अभी भी नहीं आया है। तो इसके अंदर टोटल कितने दांत हो गए? 28 इंटू 4 कर दोगे ना, 2 है ना। और 23 ईयर्स का एक एडल्ट को अगर हम देखें
तो उसके अंदर थर्ड मोलर भी आ चुका है, तो उसके अंदर फॉर्मूला ये रहेगा 2 1 2 3। ठीक है, तो इसमें टोटल 32 टीथ हो गए। तो इसलिए ना डाइफायोडोंट बोलते हैं ह्यूमन टीथ को। मतलब ये 17 ईयर्स 18 ईयर्स तक ऐसा होता है, 17 मान लो। इसके बाद फिर जो है ना बढ़ जाते हैं दांत, कभी भी आ सकता है 17 से 23 के बीच में थर्ड मोलर जो है वो अपीयर हो सकता है। ठीक है, बस 1 मिनट का ब्रेक है, फिर हम वापस मिलते हैं। मैं इसी डेंटिशन को यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा। चलो भाई वापस आ गए हैं और आवाज आ रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो आपको समझ में आया डाइफायोडोंट क्यों कहते हैं हमारे दांतों को? तो ये रीजन है कि हमारे दांतों को डाइफायोडोंट कहा जाता है। कितने दांत दो बार आते हैं? याद रखेंगे 20 दांत दो बार आते हैं। और वो कौन से 20 हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, और दूसरी चीज जो हमारे दांतों को कहते हैं वो है हेटेरोडोंट। क्योंकि आपने देखा वेरियस टाइप ऑफ टीथ है, सारे दांत एक से तो दिखते नहीं है। कई जानवरों में सारे दांत एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोडोंट। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और तीसरी चीज जो हमारे दांतों को कहा जाता है वो है थिकोडोंट, क्योंकि टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट या थीका। एक टीथ आर एम्बेडेड या किसमें दबे हुए होते हैं? इन अ सॉकेट। इस सॉकेट को पता है हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ये वर्ड हमने और भी जगह यूज किया था। तो इसलिए टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट मेड ऑफ बोन या बोनी सॉकेट। तो ये कहलाता है थिकोडोंट। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के टीथ देखे, मतलब 3 तरह से कैसे क्लासिफाई करते हैं टीथ को देखा। अब एक दांत कैसा दिखता है वो भी हम देख लेते हैं। कई बार कई दांतों में एक रूट होती है, कई दांतों में 2 रूट होती है। आपको कि रूट का क्या चक्कर है? देखो आपने देखा होगा कई दांत ऐसे होते हैं और कुछ दांत ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली ये जो कस्प वाले जिनमें चबाने वाले दांत होते हैं ना, इनमें 2 रूट्स होती हैं, और कुछ दांतों में एक ही रूट भी हो सकती है। तो 2 रूट वाला बना देंगे अपन। और जितना ये दांत दिख रहा है ना तुम्हें, इतना बाहर होता नहीं है, बाहर सिर्फ इतना सा होता है। इतना पोर्शन जो है ना वो अंदर अंदर दबा हुआ है इसका, सॉकेट के बाहर सिर्फ उतना सा निकला हुआ है। ठीक है, जो अंदर दबा हुआ है इसको देख लेते हैं अपन। तो पहले बाहर निकला हुआ और अंदर दबा हुआ दोनों हिस्सों को हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले तो ये देखो, जो ऊपर इस तरह से जो होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कस्प्स। ये चबाने के मतलब ग्राइंडिंग के टाइम पे काम आते हैं। ठीक है, अब दांत जो है ना वो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल। ये जो तो एक दांत में यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। 2 रूट वाला बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक दांत बना रहा हूँ, ये देखो। सपोज ये एक दांत है, यहाँ देखना। ठीक है, ये इसकी रूट्स है। तो दांत बोनी सॉकेट के अंदर दबा हुआ है। ये जो बोनी सॉकेट आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसमें दांत दबा हुआ है, इस सॉकेट को हम एल्वेलाई कहते हैं। तो ये है वो बोनी सॉकेट जिसमें दांत दबा हुआ है। ठीक है, अब दांत के ऊपर का जो सब्सटेंस है ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है इनामिल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल किंगडम भी कहला सकता है। ये जो इनामिल की कवरिंग होती है ना, ये इस दांत को प्रोटेक्ट करती है।
और इसी से चबाने वगैरह में जो हार्डनेस चाहिए ना वो सारी आ रही है। तो ये जो ऊपर की कवरिंग है ये कहलाती है इनेमिल। इसको कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। ये इनेमिल सिक्रीट करते हैं और ये इनेमिल ना एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। जबकि अंदर वाला हिस्सा, ये जो सब्सटेंस है ना दांत का, इसको हम कहते हैं डेंटाइन, जिसका कि दांत बना हुआ है। ये देखिए ये डेंटाइन है। तो ये हिस्सा पूरा डेंटाइन है और इसको ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। और ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। सो डेंटाइन इज मीजोडर्मल secreted by odontoblast cells. ठीक है, तो इसको ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। तो डेंटाइन और इनेमिल ये दो चीजें हैं। ये जो कैविटी आपको दिख रही है अंदर, इसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। और यहाँ नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी छेद है। इन्हीं छेदों से आर्टरी, वेन, नर्व अंदर घुसती है। मतलब जो आर्टरी है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अंदर जाएगी और इधर कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर जाएंगी। अच्छा, इन्हीं के थ्रू सेंसरी नर्व्स भी बाहर आती हैं जो इस पूरे एरिया की सेंसेशन ला रही हैं। ये जो सेंसरी नर्व्स है ना, ये नर्व भी यहीं से बाहर आती हैं। इधर से आ सकती है या इधर से आ सकती है। तो इसमें नर्व्स भी पाई जाती हैं। ये देखिए, तो इन फोरामेन के थ्रू ही आर्टरी, वेन, नर्व आती जाती है। ठीक है, इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल किंगडम। इसमें सेल तो होते नहीं है। एक बार इनामिल डैमेज हो जाता है तो दोबारा रिपेयर नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है, ये नहीं होता है। तो इसलिए सारे टाइम नहीं बनता है, तो इसको डैमेज से बचाना चाहिए। अच्छा, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, इस एरिया में यहाँ गम्स होते हैं, मसूड़े। जिन्होंने इस एरिया को कवर किया होता है। तो अगर हम देखें ना तो हम दांत को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये गम्स है, जैसे जैसे ये जो पार्ट आपको अंदर दबा हुआ दिख रहा है ना, ये कहलाती है रूट। ये गम्स वाला जो हिस्सा है ना, ये कहलाएगा नेक। और ये जो बाहर निकला हुआ है ये कहलाएगा क्राउन। तो दांत को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, रूट, नेक और क्राउन। ब्रश करने से इनामिल की लेयर नहीं झड़ती। आपने कभी सुना है चीज होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट? कुछ लोगों का इनामिल घिस जाता है या प्रॉब्लम आती है ना, तो उनमें क्या होता है, जो सेंसरी नर्व्स है ना ये एक्सपोज होने लगती है। कहने का मतलब पानी लगता है, ठंडा गर्म लगने लगता है, क्योंकि ये नर्व जो है ना, ये नर्व्स एक्सपोज होने लगती हैं। क्योंकि इनामिल कमजोर हो गया, पतला हो गया, तो ये नर्व्स ना हवा बाहर इन्वायरमेंट को फील करने लगती हैं। और कई बार इसमें अंदर में पल्प कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ से अंदर ड्रिल करके इस नर्व को हम खत्म कर देते हैं। तो वो ठंडा गर्म लगना भी बंद हो जाता है और इस एरिया में जो इन्फेक्टेड मटेरियल है ना उसको सब निकाल देते हैं बाहर। और कई बार इसके ऊपर क्राउनिंग भी कर देते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, कैपिंग कर देते हैं, है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए। चलिए, तो ये इसका काम है। तो हमने क्या पढ़ा? टीथ के अलग अलग पार्ट्स देखिए कौन कौन से, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन कहाँ है? गम्स के बाहर। नेक कहाँ है? गम्स में। और जो सॉकेट कैल्वुलाई के अंदर है उसे हम रूट कहते हैं। एनामिल एक्टोडर्मल है, एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। बाकी का टूथ जो है वो पूरा का पूरा कैसा है? मीजोडर्मल है। ये बात मैंने आपको बता दी। ये देखिए वही डायग्राम जो मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ बना हुआ है। एनामिल दिख रहा है आपको, डेंटाइन दिख रहा है, जिंजिवा यानी गम भी दिख रहे हैं, ये पल्प दिख रहा है। ये वो सीमेंटम, वो सब्सटेंस है जिससे दांत चिपका रहता है कैविटी के अंदर, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह से बनता है। ये रूट कैनाल दिख रही है, ये एल्वेलाई की बोन है, ये दांत के ऊपर की मेम्ब्रेन है, ये वो एपिकल फोरामेन है जिससे नर्व, आर्टरी, वेन आते जाते हैं। ये छह इधर भी है, इधर भी है। तो ये डायग्राम हमने अभी अभी पढ़ा। और डेंटाइन पल्प कैविटी को सराउंड करता है एपिकल फोरामेन से। एपिकल फोरामेन समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगी। तो ये एपिकल फोरामेन है। फिर चार तरह के टीथ होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया अभी अभी। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इंसाइजर्स के बारे में, ये ग्नोइंग या कुतरने के लिए होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कैनाइन, जो काटने फाड़ने के लिए होते हैं। हर्बीवोरस में एब्सेंट होते हैं, जो खाली जगह प्रेजेंट होती है उसे डायस्टिमा कहा जाता है। फिर तीसरे हैं प्रीमोलर्स, ये चबाने और क्रश करने के लिए, और मोलर भी चबाने और क्रश करने के लिए होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मैमल्स में प्रीमोलर और लास्ट मोलर के अलावा बाकी सारे दांत दो बार आते हैं, यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो दो बार आते हैं।
दूध के दांत गड़ते क्यों है? क्योंकि ये जो रूट ऑफ द टीथ में ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, उनकी एक्टिविटी की वजह से टीथ जो है वो झड़ जाते हैं, फिर नए आते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी दोबारा कब शुरू होती है? बुढ़ापे में, फिर से झड़ने लगते हैं। जवानी में ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जनरली बंद रहती है यहाँ। पता है लास्ट मोलर को आप कह सकते हो विद्या वेस्टिजियल, क्योंकि इसकी जरूरत पता है कब पड़ती थी हमें? जब हम अनकुक्ड फूड खाया करते थे तो उसको ज्यादा चबाना पड़ता था, तो अनकुक्ड फूड को ज्यादा चबाना पड़ता था, तो लास्ट मोलर था ये भी काम का था। लेकिन अब हम कुक्ड फूड खाते हैं तो कुक्ड फूड को इतना चबाना नहीं पड़ता, तो ये लास्ट मोलर है, अब इसका कोई इतना पर्पज नहीं रह गया है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर ह्यूमन डेंटिशन मैंने आपको बताया, मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट। तो भाई 12 दांत तो ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट समझ में आया आपको? जो एक ही बार कौन से आते हैं? प्रीमोलर और लास्ट मोलर, ये मोनोफायोडोंट है। बाकी के 20 दांत कैसे हैं? डाइफायोडोंट। थिकोडोन मतलब सॉकेट में है, हेटेरोडोन मतलब डिफरेंट टाइप के हैं। फिर 3 डेंटल फार्मूला है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। एक चाइल्ड का है, एक 17 साल की एज में और एक एडल्ट में। चाइल्ड में कितने? 20 दांत, 17 साल में 28, और यहाँ पे एडल्ट में 32। मैंने आपको पढ़ा दिया 2102 अपॉन 2102, यहाँ पे 2122 अपॉन 2122, और ये 2123 अपॉन 2123। चलिए, तो ये हमने यहाँ डेंटिशन भी पढ़ दिया है। डेंटिशन खत्म हो गया दोस्तों। अब इसके अलावा दांत में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम ना सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। हमारे गाल के अंदर और टीथ के नीचे यहाँ इस एरिया में कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनसे सलाइवा रिलीज होता है। और यह सलाइवा न सिर्फ फूड को मॉइस्ट करता है, बल्कि इसमें से एक सेलिवरी ग्लैंड के एंजाइम्स से एंजाइम भी रिलीज होते हैं, तो थोड़ा बहुत कुक्ड स्टार्च का डाइजेशन भी कर लेता है। तो चलिए इन सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ, मेरे पास अलग अलग फोटो है। तो पहले इसमें देखिए आप, पहले तो ये सुन लीजिए कितने होते हैं। 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। 3 पेयर्स यानी कि कितने हो गए? 6। तो एक साइड में कितने दिखाई देंगे? 3। आजकल एक ना साइंटिस्ट ने चौथा पेयर भी खोज निकाला है सेलिवरी ग्लैंड का, पर वो भी नीट में नहीं आएगा। तो नीट के हिसाब से तो देयर आर 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। ये देखिए, ये सबसे बड़ा है, कान के नीचे होता है, इसे कहते हैं पैरोटिड। ये सबसे बड़ा होता है, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो मम्स हो जाता है ना, मम्स। अभी नाम नहीं रखा उसका, बस ढूंढा है अभी। तो भाई ये पैरोटिड है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को आप देख सकते हैं, स्टेंसन्स डक्ट कहा जाता है, ये ऐसे पूछते नहीं, पर पैरोटिड है ये। दूसरा आप देखिए, ये जो ग्लैंड दिख रहा है आपको, ये सब मैंडिबुलर है, मैंडिबल के एंगल पे होता है, इसी को सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, एक ही बात है। और ये टंग के नीचे होता है, ये कहलाता है सबलिंगुअल। पैरोटिड का डक्ट तो यहाँ खुल रहा है, देखो इधर, पर ये सब मैंडिबुलर का डक्ट ना सबलिंगुअल के डक्ट के साथ मिलकर ना नीचे के दांतों के पीछे खुलता है। तो इनके डक्ट्स के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ, स्टेंसन्स, वार्टन्स, है ना। ये नाम नहीं पूछे जाते जनरली, लेकिन ग्लैंड के नाम पूछे जाते हैं। ऐसे तो इसका भी एक डक्ट होता है, इसके भी डक्ट होते हैं अपने, ये मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सेम वही पैरोटिड, सबलिंगुअल, और ये सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी और मैंडिबल एक ही है। यहाँ देखिए, ये पैरोटिड है, ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी है, और ये सबलिंगुअल है। इसके डक्ट्स देखिए, पैरोटिड का डक्ट डायरेक्टली खुल रहा है यहाँ, इसके डक्ट्स यहाँ खुल रहे हैं, और इसका डक्ट भी इसके थ्रू यहाँ खुल रहा है। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में आपको याद क्या रखना है वो बता देता हूँ। ये तो मैंने इनकी फोटो दिखा दी है आपको, बस एक टेबल है जो आपको याद रखनी है, देख लो इस टेबल को, इसके बाद से कुछ भी नहीं आएगा। तो 3 ग्लैंड्स कौन कौन से थे फिर से देखिए, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और सबलिंगुअल। तो लोकेशन की बात करें तो पैरोटिड वाला कहाँ होता है? कान के पास। सब मैंडिबुलर कहाँ होता है? जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। और सबलिंगुअल कहाँ होता है? टंग के नीचे। साइज देखें तो पैरोटिड सबसे बड़ा होता है इसमें, और सबलिंगुअल सबसे छोटा। डक्ट्स के नाम है स्टेंसन्स, वार्टन्स और रिविनस। रिविनस सबसे छोटे डक्ट्स हैं सबलिंगुअल वाले। ओपनिंग कहाँ है? वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ या लोअर इंसाइजर, और ये बकोफेरेंजियल कैविटी। काम की बात सुनिए जो पूछी जा सकती है, सलाइवा का कितना कितना परसेंट कौन कौन बनाता है? तो ऐसा है भाई, सलाइवा का पैरोटिड वॉल्यूम में तो सिर्फ 25% ही बनाता है, लेकिन एंजाइम होते हैं इसमें, एंजाइम सबसे ज़्यादा। सब मैंडिबुलर सबसे ज़्यादा बनाता है, और सब लिंगुअल सबसे कम। ये कोई पूछेगा नहीं कि कौन सी नर्व किसे कंट्रोल करती है, हाइपोग्लॉसल, ऑडिटरी, फेशियल। 7th नर्व फेशियल होती है, 9th वाली हाइपोग्लॉसल होती है, ये सब कोई नहीं पूछेगा, इसको छोड़ सकते हो आप नर्व को। ठीक है, तो बस ऊपर मेन पॉइंट ये याद रखना है कौन सा कितने परसेंट बनाता है। तो एंजाइम सबसे ज़्यादा सलाइवा से पैरोटिड वाले में ही होते हैं।
और सलाइवा का एक कंपोजिशन याद कर लेना है। कंपोजिशन क्या है सलाइवा का, देख लो यहाँ पे, ये है सलाइवा का कंपोजिशन। डेली हम कितना सलाइवा सिक्रीट करते हैं, करीब करीब 1.5 लीटर। इसका पीएच होता है 6.8। 99% इसमें वाटर ही होता है। बचे हुए में एक एंजाइम होता है सेलिब्री एमाइलेज, जो मेनली किससे आ रहा है, पैरोटिड से। दिस एंजाइम कैन डाइजेस्ट कुक्ड स्टार्च, याद रखना। अनकुक्ड स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ कुक्ड स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा सलाइवा में और क्या होता है, लाइसोजाइम, म्यूकस, थायोसाइनेट, आयंस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, यूरिया और थोड़ा सा यूरिक एसिड। तो कई बार पूछ लेते हैं सलाइवा में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है, एनसीईआरटी में पूछा जाएगा, तो आंसर है यूरिया। ठीक है, तो ये तो सलाइवा का कंपोजिशन हुआ। तो दोस्तों सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में इतना ही है, और इतना ही आपको पढ़ना है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेलिवरी ग्लैंड्स पूरे हो गए। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम इसोफेगस वगैरह में आएंगे, इसोफेगस, स्टमक। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। अगर हम वॉल, लेयर्स इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखें, डाउट लास्ट में लेंगे हम, थोड़ा पढ़ो अभी। तो अगर लेयर्स देखे जाएं इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो देयर आर 4 लेयर्स। सबसे बाहर वाला जो लेयर है, सपोज ऐसे बना रहा हूं मैं यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे कट करके हम ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं। तो सबसे बाहर जो लेयर हमें दिखाई देता है वो है विसरल पेरिटोनियम या सीरोसा। तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम सीरोसा कहते हैं। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का हो सकता है। तो सीरोसा हमारा पहला लेयर है। इसके बाद दोस्तों आता है मसल लेयर। मसल लेयर में दो हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर को अगर हम देखें तो वो मसल्स इस तरह से हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर है, और इसके अंदर एक और मसल लेयर है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मसल लेयर। तो ये दो मसल लेयर हो गए, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर। इनको हम मसल लेयर कहते हैं। तो सिरोसा अगर 1 था तो ये 2A और 2B है। ठीक है, तो ये दोनों लेयर कहलाते हैं मसल लेयर। इसके बाद तीसरा लेयर जिसके अंदर होता है वो कहलाता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा वाले लेयर में एरियोलर टाइप की कनेक्टिविटी है, और इसमें कुछ ग्लैंड्स और कुछ लिम्फोइड टिश्यू भी एसोसिएटेड हो सकती है। अच्छा, ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई वगैरह इसी लेयर में होती है सबसे ज़्यादा। इसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा। तो ये जो तीसरा लेयर आपको यहाँ दिख रहा है ये कहलाता है सब म्यूकोजा। इसके ही अंदर ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, नर्व्स वगैरह भी होती हैं, अभी बताऊंगा कैसे। तो ये हमारा थर्ड लेयर हो गया, नंबर 3। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो इसके अंदर लेयर होता है वो कहलाता है म्यूकोजा। जो म्यूकोजा वाला लेयर है इसमें भी दरअसल 3 सब लेयर्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। म्यूकोजा वाले लेयर के अंदर सबसे अंदर ये तो है म्यूकोजा की एपिथेलियम। इसके बाहर होता है मस्कुलरिस म्यूकोजा और लेमिना प्रोप्रिया। इन लेयर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ फिर से 2 लेयर है, लॉन्जिट्यूडनल मसल का, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल का लेयर है, और इसके आगे ये सर्कुलर मसल का। इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा, और इनके पीछे, इनके आगे मतलब लेमिना प्रोप्रिया नाम का लेयर है जिसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भरी रहती है यहाँ। तो 3 लेयर्स देखिए, म्यूकोजा के 3 सब लेयर्स हैं। इनके नाम होते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा, लेमिना प्रोप्रिया और म्यूकोजल एपिथेलियम। तो इनके नाम हो गए 4A, 4B और 4C। तो ये देखिए,
ये वाला जो है ना, ये मस्कुलरिस म्यूकोजा है, ये है 4A। यहाँ पे देखिए ये अंदर ये लेमिना प्रोप्रिया है जो है 4B, और सबसे अंदर ये जो एपिथेलियम आपको दिख रही है ये 4C है, इसे कहते हैं एपिथेलियम म्यूकोजा की, ये 4C है। ठीक है, तो ये इसके 3 फोल्ड्स हैं। अब 4A 4B 4C, तो लेमिना प्रोप्रिया में यहाँ पे कुछ लिम्फोइड टिश्यू भी पाई जाती है जिसको हम म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं, या मॉल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लिम्फोइड टिश्यू है यहाँ, है ना। तो ये, और ये अंदर ल्यूमन है, इसके अंदर फूड आएगा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये कुछ अलग अलग लेयर्स हो गए। इन्हीं लेयर्स के बारे में आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का ये फ्लो चार्ट तो मैं बाद में समझाऊंगा, कुछ फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको ये लेयर दिखेगी। पहले थोड़ी सी थ्योरी और फिर फोटोग्राफ दिखाता हूँ। पहले फोटो देखते हैं, चलो ये देखो। यहाँ पे देखो वही 4 लेयर है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो मसल लेयर दिख रहा है आपको, ये इस मसल लेयर में जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, उन्हीं कॉन्ट्रेक्शंस को तो से तो पेरिस्टाल्सिस होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये जो मसल लेयर है ना, इसमें कॉन्ट्रेक्शन से तो पेरिस्टाल्सिस होगा। तो कौन कंट्रोल करता है इसके कॉन्ट्रेक्शंस को? तो एक नर्व प्लेक्सस जिसे कहा जाता है ऑर्बैक प्लेक्सस, वो कंट्रोल करता है यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस को। आप कहेंगे वो प्लेक्सस है कहाँ? तो उस प्लेक्सस के बारे में भी हम बात करते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है इनको। मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं, यहाँ देखिए लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में, इसे हम कहते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस। तो ये जो प्लेक्सस है ना यहाँ, ये एक्चुअली लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स के बीच में, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और ये इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस को घटाता है या बढ़ाता है। तो ऑर्बैक प्लेक्सस ये रहा। कहाँ होता है ऑर्बैक प्लेक्सस? यहाँ पे बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर्स। फिर एक और नर्व प्लेक्सस होता है जो यहाँ है, यहाँ मस्कुलरिस म्यूकोजा के जस्ट बाहर, सब म्यूकोजा के जस्ट अंदर। ये है ना, ये पता किस लिए होता है? ये पेरिस्टाल्सिस के लिए नहीं है, इसको हम मीसनर्स प्लेक्सस कहते हैं। ये यहाँ होता है मीसनर प्लेक्सस। ये पता किस लिए होता है कि जो म्यूकोजा है ना, इस म्यूकोजा में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। म्यूकोजा में ना ऐसे विलाई होते हैं खूब सारे, ये म्यूकोजा ऐसे नहीं रखी होती, इट इज थ्रोन इनटू विलाइज, ऐसे 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 ऐसे। तो डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, उस टाइम पे विलाई को एक्सपैंड होने की जरूरत है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो वो सब प्रोसेस के लिए हमको ये मीसनर प्लेक्सस में, नर्व प्लेक्सस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोजा के जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से विलाई की एपिथेलियम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है ताकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। तो यहाँ देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, सबसे बाहर ये देखिए ये क्या है, हमने कोडिंग कर दी है इनकी। सीरोसा 1 है, मसल लेयर 2 है, सब म्यूकोजा 3 और म्यूकोजा में 4A 4B 4C है। तो ये देखिए पेरिटोनियम की लेयर को हम सीरोसा बोलते हैं, ये 1 है। फिर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल लेयर 2A और 2B है, सब म्यूकोजा 3 है और म्यूकोजा 4 है। ऑर्बैक प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्बैक प्लेक्सस यहाँ प्रेजेंट है 2A और 2B के बीच में। मीसनर प्लेक्सस यहाँ प्रेजेंट है सब म्यूकोजा के जस्ट नीचे। ठीक है, यही चीज ये जो मसल लेयर है, इसमें 2 मसल लेयर बताया ना मैंने आपको, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल। सर्कुलर बताया, लॉन्जिट्यूडनल बताया। स्टमक के अंदर, अच्छा यही एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी इसोफेगस की है, स्टमक की है, इंटेस्टाइन की। लेकिन स्टमक में यहाँ एक एक्स्ट्रा लेयर और होता है अंदर, इसे कहते हैं ऑब्लिक मसल लेयर। इसीलिए स्टमक में सबसे जोरदार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें चर्निंग मूवमेंट कहा जाता है। पेट में गुड़गुड़ होती है ना जोरदार, तो क्योंकि यहाँ पे ना सर्कुलर लॉन्जिट्यूडनल नहीं, एक और मसल लेयर भी यहाँ प्रेजेंट है। लॉन्जिट्यूडनल के अंदर सर्कुलर, सर्कुलर के अंदर एक और होता है यहाँ, जिसे कहा जाता है ऑब्लिक मसल लेयर। पर ये सिर्फ कहाँ होता है? स्टमक में ही होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर विसरल पेरिटोनियम का लेयर कहलाता है सीरोसा। कहीं कहीं पे सीरोसा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की भी होती है जैसे इसोफेगस में, ये आगे देखेंगे हम। दूसरा है मसल लेयर, जिसमें 2A और 2B 2 लेयर होते हैं, लेकिन स्टमक में एक एडिशनल ऑब्लिक लेयर भी होता है। स्टमक में सबसे मोटा होता है ये लेयर इसलिए। और तीसरे नंबर पे है सब म्यूकोजा, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स ये सब होता है। और चौथे नंबर पे है म्यूकोजा। म्यूकोजा में सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं, और ये 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। ये रहे इसके 3 लेयर्स म्यूकोजा के, 4A 4B 4C। मस्कुलरिस म्यूकोजा स्मूथ मसल का बना है, लेमिना प्रोप्रिया जहाँ पे मॉल्ट पाई जाती है 4B,
और तीसरे नंबर पे एपिथेलियम यानी कि 4C। तो ये 3 तरह के लेयर्स हैं, ठीक है। ईसोफेगस में बस फर्क होता है कि बाहर सीरोसा की जगह नॉन केराटिनाइज्ड, सॉरी अंदर ईसोफेगस में तो अंदर वाली लेयर है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। एक्सेप्ट ईसोफेगस सब जगह पर ये लेयर जो है कॉलमनर म्यूकस एपिथेलियम होती है। इतनी सी बात याद रखनी है। फिर इसी म्यूकोजा के फोल्ड्स, ग्लैंड, पिट्स वगैरह बनाते हैं या विलाई वगैरह बनाते हैं, जिनको हम बात करेंगे। जो म्यूकोजा के एपिथेलियम है ना, इसी के फोल्ड इन चीज़ों को बनाते हैं। आप कहेंगे कैसे सर? यहाँ देखो आप, सपोज ये म्यूकोजा है, ठीक है, ये लेयर तो हो गई म्यूकोजा। म्यूकोजा में सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? म्यूकोजा की एपिथेलियम। तो एपिथेलियम इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ये देखिए, ये जो फोल्ड है ना एपिथेलियम के, इनको ही हम विलाई कहते हैं। तो ये एपिथेलियल फोल्ड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ, इन्हीं में ब्लड सप्लाई वगैरह भी होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये तो हो गए विलाई। और इनके अंदर, यहाँ जो विलाई है ना, इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। और लिम्फ सप्लाई भी होती है। आर्टरीज से ब्लड आता है और यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और वेन्स के थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये आर्टरीज, ये वेन्स, लिम्फ कैपिलरीज। अभी तो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें ना म्यूकोजा के फोल्ड जो है इस तरह के, ये कहलाते हैं विलाई, जो उभार है। और बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसे डिप्रेशन भी आते हैं। यहाँ देखो आप, ये म्यूकोजा के अंदर चला गया, ये कहलाते हैं पिट्स। तो विलाई दिखाया आपको, ये देखो ये क्या है? ये पिट है। और अगर म्यूकोजा से भी नीचे चले गए हैं फोल्ड, बहुत ही गहरे हैं, बताओ म्यूकोजा के नीचे क्या है? ये है सब म्यूकोजा। कुछ तो बहुत ही गहरे हो गए हैं, देखो कितने गहरे। अब इतने गहरे गहरे जो ये है ना, सब म्यूकोजा तक चले गए, ये कहलाते हैं क्रिप्ट्स। तो आपको 3 चीजें समझ में आ रही हैं? विलाई, पिट और सब म्यूकोजा इतने गहरे, ये कहलाते हैं क्रिप्ट्स। इन पिट्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, स्टमक में होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड हियर। जबकि क्रिप्स होते हैं ना, इनको क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहते हैं। यहाँ पे ना म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेनर ग्लैंड सब म्यूकोजा में, डुडेनम की सब म्यूकोजा में, ये खुलते हैं आकर इसमें। तो ब्रेनर ग्लैंड ऑफ डुडेनम इनमें आके खुलते हैं, जो म्यूकस लेके आते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रेनर ग्लैंड ऑफ डुडेनम जो है, दे ओपन हियर। तो ये विलाय, पिट और क्रिप्स, इनके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। 5-10 मिनट डाउट ले लेते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी। और लेकिन चलते चलते आपको ना ये चारों लेयर्स का 3D फोटो दिखाता हूँ, जो मैंने अभी तक पढ़ा है। यही फोटो अगले क्लास में भी दिखाऊंगा दोबारा। ये देखो, इस फोटो को ध्यान से देखिए आप। इसमें आपको वो सारे लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कि जूम करूं? दिखा? जस्ट अ सेकेंड। इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा है। ये देखो, तो इस लेयर को देखो आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है?
ये सारे लेयर्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर देखो विसरल पेरिटोनियम, ये 1 है, दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद देखिए मसल लेयर। मसल लेयर कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए मैं लेबल करता हूँ, 2A और ये 2B। बस डाउट्स ले रहे हैं 2 मिनट और। इसके बाद ये देखिए ये सब म्यूकोजल लेयर 3। फिर ये देखिए म्यूकोजा का मस्कुलरिस म्यूकोजा 4A, ये नीचे 4B है और ये अंदर 4C है। और आपको जो ऑर्बेक और मीसनर प्लेक्सस दिख रहे हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। ये है ऑर्बेक प्लेक्सस और ये है यहाँ पे मीसनर प्लेक्सस, दिखा। तो हमने यहाँ पे ये सारे फोटोग्राफ्स देखे। एक और दिखा देता हूँ इसी मसल का, हल्का सा इसके अंदर जस्ट सेकंड दिखा रहा हूँ। ये देखो इसमें भी आपको वही चीज़ें दिख रही हैं। सबसे बाहर जो आपको दिखेगा ये है 1 यानी कि विसरल पेरिटोनियम। फिर आपको यहाँ 2A और 2B दिखाई दे रहा है। फिर ये 3 है, ये 4A, ये 4B और ये 4C। ऑर्बेक और मीसनर प्लेक्सस भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा मीसनर प्लेक्सस की जो लोकेशन है वो यहाँ होनी चाहिए थी और आगे। ऑर्बेक की तो ठीक है। सपना जी मेरी क्लास डेली नहीं होती है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन होती है, तो इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए मैंने डाउट्स और रेजर हैंड खोल दिए हैं, तो अब आप 5 मिनट में भी रुक रहा हूँ। आपको कोई डाउट्स है, आप यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलो भाई डाउट्स ले लेते हैं।